मुंबई में हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में बताया था जब एक शख्स ने 17 बच्चे, एक बच्चे की दादी और एक स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया था। फिर उसने एक वीडियो भी जारी किया। अब डिटेल में इस पूरी कहानी, इस ऑपरेशन की कहानी और रोहित आर्या की कहानी भी सामने आई है। मुंबई के पवई में एक 6 मंजिला बिल्डिंग RA, बल्कि RA की बिल्डिंग का नाम नहीं है, बिल्डिंग का नाम महावीर क्लासिक बिल्डिंग है। इसी के एक फ्लोर पर RA नाम का एक स्टूडियो है। RA मतलब रोहित आर्या, वही रोहित आर्या जिसने बच्चों को बंधक बनाया था। इस RA स्टूडियो में पिछले 4 दिनों से एक ऑडिशन चल रहा था, और वो भी सिर्फ बच्चों के लिए, 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे। और ये बच्चे मुंबई के अलावा अलग अलग जगह से, सतारा और महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से आए थे, स्कूल की तरफ से भेजे गए थे। और ये जो ऑडिशन चल रहा था ये एक वेब सीरीज थी, लेट्स चेंज। तो लेट्स चेंज के लिए ऑडिशन था, 4 दिनों से ऑडिशन चल रहा था। और कल यानी कि 30 अक्टूबर को लास्ट डे था। ऑडिशन का रूटीन ये हुआ करता था कि बच्चे यहाँ सुबह 10 बजे पहुँच जाते थे और दोपहर 1 से 1:30 के बीच में लंच होता, फिर चालू हो जाता। और चूँकि बच्चे सभी छोटे थे, 10 से 15 साल की उम्र के, तो उनके साथ पेरेंट्स होते, कुछ पेरेंट्स इसी बिल्डिंग में होते, कुछ बाहर होते, इंतज़ार कर रहे होते। और रोहित आर्या खुद ऑडिशन दे रहा होता। 3 दिन तक ऑडिशन बिल्कुल ठीक ठाक चला। चौथे दिन, अब इन 3 दिनों में बच्चों के साथ रोहित आर्या घुल मिल चुका है। उसे पता है कौन सा बच्चा क्या है। बच्चों से बातचीत में ये भी पता चला किन किन बच्चों की फाइनेंशियल हालत कैसी है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। तो 30 अक्टूबर को भी करीब 100 बच्चे थे ऑडिशन के लिए, लेकिन दोपहर 1 बजे तक उसने उनमें से 80 बच्चों को वापस भेज दिया। और बल्कि 100 नहीं थे, टोटल 97 थे। 17 बच्चे बचे, उनमें से एक बुजुर्ग बच्चे, जो बच्चा था उसकी दादी भी थी और एक स्टाफ था। थोड़ी देर के बाद रोहित आर्या ने जो बुजुर्ग लेडी थी उनसे कहा कि इन बच्चों को ऊपर एक कमरे में ले चलते हैं। कमरे में ले गए। अब ऑडिशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसने कहा कि आप इन बच्चों को कंट्रोल करो, कहीं जाने मत देना। उसके पास एक एयर गन भी था। दादी को ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लगी। 3 दिन तक बड़ा नॉर्मल, 3 दिन तक रोहित आर्या बहुत प्यार से बच्चों से भी बात कर रहा था, पेरेंट्स से भी कर रहा था। अब दोपहर के लगभग 1:30 बजने वाले थे, बाहर पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया और बच्चों के खाने का वक्त। लेकिन उस बिल्डिंग से कोई बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा, इस बिल्डिंग का वो हिस्सा जहाँ पर ये स्टूडियो था वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देख सकते थे। अचानक नीचे खड़े पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे इशारों में हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं, और एक साथ 17 बच्चे एक कमरे के अंदर हैं। पेरेंट्स घबराए, लंच टाइम भी हो चुका है, नीचे नहीं आ रहे। अब वो कुछ समझ पाते तभी 2:19 का वक्त था जब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवा ने, जो इसी पवई एरिया के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, उनके पास एक कॉल आती है। उन्हें बताया जाता है कि महावीर क्लासिक बिल्डिंग में शायद कुछ बच्चों को बंधक बना लिया गया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवा ने अपनी टीम के साथ फौरन उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अब पेरेंट्स भी परेशान, रोना पीटना, चीखना चिल्लाना। उधर बच्चे उस क्लास से दिख रहे हैं कि वो परेशान, हेल्प के लिए चीख रहे हैं। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने को सिचुएशन समझ में आ गई। उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को फ़ोन किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, कमांडो सभी वहाँ पहुँच गए। अब अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन बच्चों को किडनैप क्यों किया गया और करने वाला कौन है। खैर, किसी तरह कॉन्टैक्ट बनाया गया, और वो पहले शख्स थे इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने, जिन्होंने रोहित आर्या को इशारे से, वो देख रहे हैं, बात करने के लिए कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी मांगे हमसे बात करो, सब मसला हल हो जाएगा। तब सोनवाने कहता है कि फ़ोन कीजिए, फ़ोन पे बात करेंगे। इसके बाद नंबर बताया जाता है। अब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने फ़ोन करते हैं। रोहित आर्या ऊपर है, बच्चे बंधक उसकी कस्टडी में हैं। इंस्पेक्टर सोनवाने अब उससे बात करते हैं। कहते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम इन बच्चों को छोड़ दो, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई ख़तरा है तो मैं खुद ऊपर आता हूँ, तुम चाहो मेरे साथ जो भी कर लेना। रोहित आर्या नहीं मानता है। तब इंस्पेक्टर सोनवाने कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने दोनों हाथ बांध कर यहाँ से ऊपर आऊँगा, और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं होगा, और तुम तलाशी ले लेना, मुझसे बात कर लेना, पर बच्चों को कुछ नुकसान मत पहुँचाओ। सोनवाने ये भी नहीं मानता, और वो फ़ोन पर कहता है कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं, मेरे साथ बेईमानी हुई है, सिस्टम ने मुझे मारा है,
तो मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ लोगों से बात करनी है। अब इधर सिचुएशन ये है कि 17 बच्चे अंदर हैं, एयरगन है। ये भी था कि उसने फ़ोन पर कहा कि अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो मेरे पास पेट्रोल भी है, इसी कमरे में बंद कर सभी बच्चों को जला देंगे। उसने ये भी कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मौत का फैसला त्याग दिया और मैंने कहा कि पहले इनको बंधक बनाएंगे। अब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने जितना वक्त उसके साथ बात कर रहे हैं, ये एक मिशन का हिस्सा था। हिस्सा इसलिए था ताकि इस रोहित आर्या को बातों में उलझा कर रखा जाए और बाकी की टीमों को ऑपरेशन का मौका मिले। इस दौरान में वो बिल्डिंग के नक्शा, मैप, बैक डोर, जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो खंगाल सके, समझ सके। अब इस बिल्डिंग में अक्सर ऑडिशन टेस्ट हुआ करता था, बहुत सारे बच्चे आते थे और भी तो भीड़ रहा करती थी। आसपास में और भी बिल्डिंग थी। उन बिल्डिंग के लोगों ने भी जब देखा इतनी बड़ी तादाद में पुलिस आ गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, कमांडोज पहुँच गए हैं, तो वो भी घबरा गए। इधर जितनी फोर्स, उतनी फोर्स को देखकर जो बच्चे ऊपर बंधक बने हुए, उनके पेरेंट्स घबरा गए। और ये घबराने वाली बात थी, 17 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था और ऊपर एक शख्स धमकी दे रहा है। तो सोनवाने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रोहित आर्या से बात करें, उसे उलझाया जाए। इस दौरान में जो उनके सीनियर हैं ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर उस बिल्डिंग की इतनी देर में जो भी लोग थे और बाकी उनसे बातचीत कर, क्योंकि बिल्डिंग के सिर्फ एक फ्लोर पे ये होस्टेज सिचुएशन था, बाकी सब फ्री थे, तो उस बिल्डिंग के ओनर और बाकी लोगों से फिर बातचीत की गई, बाकी के रास्ते समझे गए। फिर पता चला बैक साइड में एक रास्ता है और वहाँ से ऊपर चढ़कर इस फ्लोर पर, ये 4th फ्लोर था जहाँ पर बच्चों को बंधक बनाया गया था, तो इस 4th फ्लोर पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि अंदर पहुँचने के लिए एक विंडो है, उस विंडो को काटना पड़ेगा और अगर विंडो काटने के दौरान कहीं रोहित आर्या को भनक लग गई तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 17 बच्चे इस वक्त उसके निशाने पर हैं। इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने को ये बात अच्छी तरह मालूम थी, इसीलिए वो पहले अपनी तरफ से भरसक कोशिश करते रहे कि रोहित आर्या को समझाएं, उसकी सारी मांगों को। उन्होंने कहा बैठ कर बात कर लो, मुझे बंधक बना लो, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद तुम अपनी डिमांड जिसके सामने रखनी है रखो। लेकिन रोहित आर्या ने इंस्पेक्टर को ऊपर आने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि कहा कि अगर आप ज़बरदस्ती घुसते हो या कोई भी पुलिस वाला घुसता है तो फिर मुझे मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। यानी सीधे सीधे बच्चों को मारने की धमकी थी। अब इधर जब बिल्डिंग का नक्शा सामने था, फायर ब्रिगेड के सबसे 2 होनहार अफसरों को लिफ्ट के ज़रिए बैक साइड से बिल्डिंग के 4th फ्लोर तक पहुंचाया गया। वो जो उनकी गाड़ियों में लगा होता है, हाई राइज बिल्डिंग में जब आग लगती है जिसका इस्तेमाल होता है, और 4th फ्लोर तक उस हाई राइज जो लिफ्ट है उसके ज़रिए पहुंचाने में कोशिश ये थी कि एक तो कहीं से भी हल्की सी भी आहट या भनक सुनाई ना दे रोहित आर्या को। नंबर 2, वो लगातार इस तरफ उलझा रहे फ्रंट साइड में जिधर पुलिस और कमांडो है और फायर ब्रिगेड के बाकी स्टाफ हैं, और एक बंदा उससे लगातार बात करता रहे ताकि उस बातों में उसको उलझा कर रखा जाए। ये काम इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने कर रहे थे। बीच बीच में डीसीपी भी आए थे, उन्होंने भी बात करनी शुरू की। अब ये बातचीत और उधर बैक साइड में ऑपरेशन, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, बड़ी सावधानी से एक विंडो के ग्लास को काटती है और इतनी बारीकी से कि ज़रा सी भी आवाज़ ना हो। उस ग्लास को काटने के बाद अब उसमें इतनी जगह बन चुकी थी कि एक शख्स एक बार में अंदर दाखिल हो, यानी 4th फ्लोर की उस बिल्डिंग में दाखिल होने का रास्ता मिल चुका था। लेकिन ख़तरा यही था कि अगर उस रास्ते से दाखिल होने के दौरान रोहित आर्या को ज़रा सा भी शक हुआ या भनक लगी तो फिर कुछ भी हो सकता था। फिर तो पूरी मुंबई पुलिस, कमांडो, हर एक पर उंगली उठती, क्योंकि बात मासूम बच्चों की जान की थी। खैर, जब रास्ता बन गया तो फायर ब्रिगेड के दोनों अफसर पीछे होते हैं और 2 कमांडो उन्हें उस खिड़की के ज़रिए अंदर भेजने की तैयारी होती है। एक एक कर दोनों कमांडो उस बिल्डिंग में अब दाखिल हो चुके थे। बेहद दबे कदमों से अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग ओनर और बाकी लोगों से उस बिल्डिंग का वो नक्शा समझ चुके थे। उन्हें ये भी मालूम था कि इस वक्त जिसने होस्टेज बना रखा है बच्चों को वो किस कमरे में है। बाकी मैप के ज़रिए सारा नक्शा समझ चुके थे। अब वो दबे कदमों से उस तरफ बढ़ रहे हैं और ये सबसे ख़तरनाक मोमेंट था इस ऑपरेशन का, क्योंकि ज़रा सी भी आहट गलत हुई तो कुछ भी हो सकता था। खैर, अब ये दोनों पहुंचते हैं और जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचते हैं तब तक शायद रोहित आर्या को भनक लग गई। अब यहाँ सेकंड का खेल था, रोहित आर्या कुछ भी कर सकता था।
और कमांडो को भी पता है कि एक बार उसे यकीन हो गया कि कोई यहाँ बिल्डिंग में दाखिल हो चुका है बच्चों को छुड़ाने, तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक तो उसके पास पेट्रोल, बच्चों को जलाने की धमकी, कमरे में आग लगाने की धमकी, ऊपर से एयर गन, और बाकी और कोई हथियार है कि नहीं इसकी सही जानकारी भी नहीं है पुलिस को। दोनों कमांडो पहुंचते हैं और अचानक रोहित आर्या को भनक मिलती है। रोहित आर्या अपना एयर गन उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक उन कमांडो में से एक फायर कर देता। गोली सीधे सीने में लगती है। रोहित आर्या वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करे, कमांडो उसे दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद पहले चारों तरफ देखते हैं कोई ऐसी खतरनाक चीज़ तो नहीं है, कोई बॉम्ब तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। फिर वो क्लियर होने का मैसेज देते हैं। इसके बाद आनन फानन में कमांडो और बाकी दस्ता ऊपर आता है, बच्चों को अपने कब्जे में लेता है। नीचे खड़े बस में बच्चों को बिठाया जाता है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, क्योंकि उन सारे बच्चों को शॉक लगा था। छोटे बच्चे थे, 10 से 15 साल के। और उस बच्चे की दादी, जिस दौरान में ये ऑपरेशन हुआ, उनको भी चोट लगी सर पर और हाथ में, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया। अब बच्चे पुलिस के कब्जे में थे, सुरक्षित थे, महफूज थे। उनको एक अलग बस में अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान में रोहित आर्या को पुलिस वाले फ़ौरन लेकर अस्पताल जाते हैं। गोली सीने में लगी थी, बचने की गुंजाइश कम थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। रोहित की मौत हो गई। ये जो 80 मिनट था इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने की नज़र में, 2:19 से अगले 80 मिनट तक, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। ऐसा पल, ऐसी चीज़ें इससे पहले उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एक साथ 17 बच्चे, एक बच्चे की दादी और एक स्टाफ, 19 लोगों की जान खतरे में थी, और एक शख्स एक पूरे कमरे में इन सभी को बंधक बनाकर अपनी मांग रख रहा था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने ने रोहित आर्या को लगातार फ़ोन पर अपनी बातों से उलझा कर रखा, और इसी उलझावे की वजह से कमांडो को मौका मिला, फायर ब्रिगेड के अफसरों को मौका मिला रास्ता बनाने का। वो अंदर दाखिल हुए और फिर गोली चली, जिसमें रोहित आर्या की मौत हो गई। अब बच्चे सब सुरक्षित हैं। अब सवाल यह है कि रोहित आर्या ने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने इसके बाद पूरी कुंडली खंगाली। जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि रोहित आर्या न क्रिमिनल है, न टेररिस्ट है, न उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बल्कि वो तो एक समाज सेवी टाइप का शख्स था। उसने बच्चों और स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वो हमेशा अच्छे काम करता था। तो फिर इन बच्चों को बंधक क्यों बनाया। एक वीडियो कल आपको सुनाया था, इस वीडियो को आप अगर पहले सुनेंगे, जो उसकी लाइनें हैं, इसके बाद आगे की कहानी आपको बताता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि इस वीडियो में उसने कहीं ये नहीं कहा कि उसकी मांग क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। इस वीडियो को पहले सुनिए और फिर उसकी मांग जो थी और क्यों वो गुस्से में था, इसके आगे बताता हूँ। मैं रोहित आर्या करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं, और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। तो आपने ये वीडियो तो सुन लिया,
इस वीडियो में कहीं भी वो अपनी मांग नहीं रख रहा, लेकिन ये कह रहा है कि वो जो भी कर रहा है मतलब इथिक्स और मोरल सारी बातें कर रहा है। तो फिर ऐसा क्या था? असल में 3 साल पहले रोहित आर्या ने एक स्कीम शुरू किया था। वो इस पर ऑडियो विजुअल मीडियम के जरिए भी मदद कर रहा था। स्वदेश मॉनिटर प्रोग्राम एक उसने ये शुरू किया, स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ, और ये असल में एक क्लीननेस ड्राइव थी जो स्कूलों में चलाने के लिए थी, और ये उसका अपना कंसेप्ट था। और जो महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्कूल का, उसे ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया था रोहित आर्या का, क्योंकि इसके ज़रिए स्कूल की सफाई, बच्चों में सफाई को लेकर जागरूकता, और उसका एक और भी था माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल। ये महाराष्ट्र सरकार की एक योजना थी, माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल। इस प्लान से भी वो जुड़ा हुआ था, और स्कूलों में कैसे सफाई करें, कैसे क्या करें, तो उसको अलग अलग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इसी को लेकर प्रोजेक्ट मिलता था। और साफ सफाई और अच्छे स्कूल के लिए फिर सरकार स्कूलों को अवार्ड देती थी, और उस पैनल में ये भी था रोहित, क्योंकि स्कीम इसकी थी, योजना इसकी थी, और इसको बहुत सराहा गया था जिस तरीके का ये काम स्कूलों में रोहित आर्या ने किया था शुरू, साफ सफाई को लेकर, स्कूल को खूबसूरत रखने के लिए लेकर। लेकिन उसे पहला धक्का तब लगा जब एक बार स्कूल जो सबसे बेहतर साफ सुथरा स्कूल है उसको अवार्ड देना था। उसने कुछ शॉर्टलिस्ट भी किए, उस कमेटी में और भी लोग थे, लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि जिन स्कूलों को 0 और 1 नंबर मिले थे उन स्कूलों को भी अवार्ड दे दिया गया। उसने ये आवाज़ उठाई। अब महाराष्ट्र सरकार का ही ये मैटर था, उनके अफसरों से, एजुकेशन मिनिस्टर से, तो उन्होंने उसे समझा कर चुप करा दिया। फिर भी उसने आवाज़ उठाई। तो अब चूंकि ये महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड के प्रोजेक्ट का एक हिस्सेदार था, काम कर रहा था, तो इसको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट मिलता था और उसके पैसे मिलते थे। तो वहाँ से इसकी लड़ाई शुरू हुई। जब इसने आवाज़ उठानी शुरू की तो कुछ अफसर नाराज़ हो गए कि तुम अवार्ड पर कैसे उंगली उठा रहे हो। उसका ये था कि नहीं, आप ईमानदारी से अवार्ड दीजिए, जो बेहतर स्कूल है उसको साफ सफाई में बेहतर है उसको आप दीजिए, जिसके 0 और 1 नंबर है आप उसको कैसे अवार्ड दे सकते हैं। वहाँ से सरकारी अफसरों के साथ अनबन शुरू हुई। फिर इसके कुछ पैसे थे जो सरकार, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ड्यू थे, वो पैसे रोक लिए गए। अपने इंटरव्यू में रोहित आर्या ने कई जगह कहा कि उसके महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 2 करोड़ रुपए बकाया था, और उसने इसके बाद कई और प्रोजेक्ट भी शुरू किए, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे। जब उसने पैसे नहीं मिले तो फिर एक बार रोहित आर्या ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, गांधी जी की तरह, न खाना न पीना, बिल्कुल भूख हड़ताल पूरी तरीके से, और वो भी एजुकेशन मिनिस्टर के घर के बाहर। अब ये बात मीडिया में भी आई, और वो भूख हड़ताल पर है, कुछ खा पी नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है। तो आखिर में झुकना पड़ा सरकार को, और फिर उसके बकाया पैसे को 2 किस्तों में दिए गए, पहले में 7 लाख और फिर 8,26,000 रुपये। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि इतने ही बनते थे, 2 करोड़ रुपये वो एक्स्ट्रा बता रहा है, ज़्यादा पैसे बता रहा है, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, 2 करोड़ बकाए थे मेरे, और कुल मिला के मिले 15 लाख रुपये। उसे सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट और शिक्षा मंत्री, इनसे शिकायत थी। उसने कहा हर तरफ से कोशिश कर ली, मैं और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, अब पैसे मुझे दे नहीं रहे हैं जो मेरे पैसे हैं। और जो पूरा कंसेप्ट था ये साफ सफाई स्कूलों में, खूबसूरत स्कूल रखने का, ये पूरा कंसेप्ट भी महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रोहित आर्या का ही लिया था, और उसका कहना था कि इस कंसेप्ट को लेने के बाद उसे उसकी मेहनताना या फीस नहीं दी जा रही, आइडिया उसका, एग्जीक्यूशन उसका, पैसे नहीं मिल रहे। हालांकि इस हादसे के बाद वहाँ के मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, वो 2 करोड़ नहीं था, जितने थे दे दिए, रिटर्न में बाकी कुछ होगा नहीं। तो उसे महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग से शिकायत थी। उसे शिकायत इस बात की थी कि जो वो बच्चों के लिए कर रहा है, उनके स्कूलों के लिए कर रहा है, उसके बदले में जो उसके जेन्युइन जायज़ पैसे बनते हैं वो सरकार मार कर बैठी है। तो वो सरकार और सिस्टम का सताया हुआ था। एक इंटरव्यू से ये भी पता चला कि रोहित आर्या का असली नाम असल में रोहित आर्या नहीं था। रोहित आर्या का असली नाम रोहित हरोलीकर था, लेकिन अपने अपर कास्ट नेम को उसने ड्रॉप कर दिया था। उसकी सोच थी कुछ कास्ट और जाति जो समाज में हमारे ये नासूर की तरह है, तो उसने कहा नहीं, मैं अपने अपर कास्ट वाला सरनेम नहीं रखूँगा। पूरी ज़िंदगी उसकी बेदाग रही, कभी कोई क्राइम नहीं, कभी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। मुंबई में जिस जगह पर रहता था वो उसके एक जानने वाले का फ्लैट है,
जो अमेरिका में है पिछले 4 सालों से, और वहीं रह रहा था। और इसी स्टूडियो में अपने नाम से, रोहित आर्या स्टूडियो में, वो ऑडिशन लेता था, अलग अलग बच्चों साफ सफाई पर फिल्में बनाता था, और जो सारे महाराष्ट्र के स्कूलों में अच्छे खासे तौर पर दिखाए जाते थे। और इसीलिए जो ऑडिशन था, महाराष्ट्र के स्कूल के ही बच्चे आए थे अलग अलग जगहों से। बट ये इस बार एक वेब सीरीज था। अब रोहित आर्या तो खैर है नहीं, 17 बच्चों की जो उस वक्त सिचुएशन थी, जाहिर सी बात है उसमें जो पुलिस कमांडो को सही लगा उन्होंने किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर सिस्टम ने रोहित के साथ इंसाफ किया होता, उसकी मांगों को माना होता, उसकी जायज़ मांगों को माना होता, तो शायद वो ये कदम उठाता ही नहीं। तो अब यहाँ पे 2 पहलू हैं। एक, 17 बच्चों को वो जो किडनैप 80 मिनट, किसी भी माँ बाप से पूछिए उनके दिल पर क्या बीती होगी, कुछ भी हो सकता था। और दूसरा पहलू ये है कि रोहित को ये करने के लिए मजबूर किसने किया? सिस्टम और सरकार ने। यही अफसोसनाक सच भी है।